नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने कसा तंज, कहा बेरोजगारी अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटा ढार। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर केंद्र सरकार और बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया है। कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार ने 7 साल में अनगिनत घाव दिए हैं जो अब नासूर बन गए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार है, कमर तोड़ महंगाई है, अर्थव्यवस्था का बंटाढार हो गया है, इसलिए मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि 7 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया। हमने खोई लोकतंत्र की गरिमा, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं, प्रधानमंत्री की संवेदनाएं और दर्द बांटने व वचन निभाने की मान्यताएं। हमने खोई इंसानियत और मानवता, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मान। सुरजेवाला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता का विश्वास और सम्मान खो दिया है, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि केवल मैं ही महान हूं। इसके आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 7 साल में हमने क्या पाया, सिर्फ नफरत और बंटवारे का साया और गंगा मैया में बहती हजारों लाशें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान, मृत पत्रकारों के परिवारों और अनाथ बच्चों को मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने यूपी में भी कहर मचा रखा है। शहरों से लेकर गांव तक संक्रमितों की लाइन लगी हुई है। कई घरों में परिवार के सभी लोग कोरोना संक्रमण से मारे गए हैं। ऐसे हालात में दुख से जूझ रहे लोगों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी पहल की है। उन्होंने कोरोना से मरने वाले पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही महामारी की वजह से अनाथ हो चुके बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जर्नलिस्टों ने बड़ी कीमत चुकाई है। कई पत्रकार हालात की रिपोर्टिंग करते हुए संक्रमण की चपेट में आए और मारे गए। उन्होंने ऐलान किया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिजनों को यूपी सरकार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि सहायता राशि पाने के लिए कोरोना के कारण मरने वाले का केवल पत्रकार होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वह मान्यता प्राप्त था या नहीं। अगर कोई पत्रकार या पत्रकारिता कर रहा है और उसकी मौत कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण हुई है तो उसके परिजनों को यूपी सरकार की ओर से सहायता राशि मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूचना विभाग ने पहले ही कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों का ब्यौरा जुटा लिया था। कोरोना वायरस के कारण मरे पत्रकारों की एक सूची तैयार हो रही है। मृतक पत्रकारों की सूची तैयार होने के बाद सरकार की ओर से इनके परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले अभिभावकों को यूपी सरकार हर महीने 4,000 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से प्रदान करेगी। प्रदेश में 10 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका दुनिया में कोई नहीं बचा है, उन्हें राजकीय बाल गृहों में रखा जाएगा। प्रदेश में फिलहाल मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में ऐसे बाल गृह स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टीएमसी से बीजेपी में आए सांसद पुत्र की नसीहत, कहा ममता दीदी की आलोचना बंद कर आत्मनिरीक्षण करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सांसद मुकुल रॉय के बेटे शुभांशु रॉय ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी है और कहा है कि पार्टी ममता सरकार की आलोचना करना बंद करे। उनकी इस नसीहत के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बंगाल बीजेपी में चुनाव हार के बाद पार्टी में असंतोष है। शनिवार को शुभांशु राय ने फेसबुक पर लिखा कि लोगों के समर्थन से आई सरकार की आलोचना करने से हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। चुनी हुई सरकार की आलोचना करना बंद करें और आत्मनिरीक्षण करें। आपको बता दें दोस्तों, शुभांशु राय भी साल 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 1.65 लाख मामले, 1.5 महीने बाद आए सबसे कम केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में करीब 1.5 महीने बाद कोरोना संक्रमण के रोजाना मामले 1.65 लाख के पास पहुंचे हैं। इसके साथ ही कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी भी आ रही है। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं। यह 12 अप्रैल के बाद देश में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 3,460 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में दुकानों पर लगे पोस्टर, वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगी शराब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शराब की दुकानों की ताबड़तोड़ चेकिंग की जा रही है। अलीगढ़ में जहरीली शराब की घटना के बाद पूरी तरह से प्रदेश में प्रशासन और पुलिस एक्टिव हो गई है। जगह जगह शराब के ठेके और अंग्रेजी शराब की दुकानों पर निरीक्षण करके चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में सैफई में तैनात एसडीएम हेम कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में पुलिस बल के साथ शराब के ठेके, अंग्रेजी शराब की दुकानों पर चेकिंग की। साथ ही उन शराब की दुकानों पर पोस्टर चस्पा करवा दिए। पोस्टरों पर लिखा हुआ है कि लोगों को शराब की बिक्री तभी की जाएगी जब वे अपने कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाएंगे। पहले वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद शराब खरीदने आएं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 21,000 तक सैलरी वालों को मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए कई और उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाने वालों के आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। ईडीएलआई योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ साथ उदार बना दिया गया है। ईएसआईसी का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। हालांकि दिव्यांगजनों के मामले में आय सीमा 25,000 रुपए है। सरकार ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सके और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सके। आपको बता दें दोस्तों, यह लाभ 24 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा और इस तरह के सभी मामलों के लिए यह सुविधा 24 मार्च 2022 तक उपलब्ध होगी। इन व्यक्तियों के आश्रित पारिवारिक सदस्य मौजूद मापदंडों के अनुसार संबंधित कर्मचारी या कामगार के औसत दैनिक वेतन या पारिश्रमिक के 90% के बराबर पेंशन का पाने के हकदार होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी बिहार सरकार। 18 साल का होने तक हर महीने 1,500 रुपए दिए जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने रविवार को उन बच्चों के लिए सहायता का ऐलान किया है जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर के माध्यम से बाल सहायता योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैसे बच्चे बच्चियों जिनके माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है, जिनमें कम से कम एक की मृत्यु कोरोना से हुई हो, उनको बाल सहायता योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष होने तक 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन अनाथ बच्चे बच्चियों के अभिभावक नहीं हैं, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे अनाथ बच्चियों को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता पर नामांकन कराया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, बिहार सरकार से पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्य ऐसे बच्चों के लिए सहायता योजना का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। देश में तेज होगा कोरोना वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार जून में देने जा रही है 12 करोड़ टीके। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को और तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए अगले महीने विभिन्न प्रदेशों को कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत जून में देश के लोगों को 12 करोड़ टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। इन 12 करोड़ टीकों में से 6 करोड़ 9,60,000 टीके फ्री वैक्सीन के रूप में प्रदेशों को दिए जाएंगे। इन टीकों को हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि बाकी 5 करोड़ 86 लाख कोरोना वैक्सीन खुली बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। इन टीकों की खरीद प्रदेश सरकारों और निजी अस्पतालों को खुद करनी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर।
वसुंधरा जन रसोई से राजस्थान का भाजपा संगठन नाराज, राजे और विरोधियों के बीच बड़ी तकरार। जी हां दोस्तों, राजस्थान भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके विरोधियों के बीच बढ़ता विवाद सार्वजनिक होने लगा है। वसुंधरा विरोधी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एकजुट हैं। ये नेता वसुंधरा राजे को संगठन की गतिविधियों से दूर रखने में जुटे हैं। इन नेताओं को जवाब देने के लिए पूर्व सीएम समर्थक नेताओं ने अब वसुंधरा जन रसोई शुरू की है। कोरोना काल में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे प्रदेश में वसुंधरा जन रसोई शुरू की गई है। वसुंधरा के विश्वस्त पूर्व मंत्री यूनिस खान, कालीचरण सर्राफ, प्रताप सिंह सिंघवी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जिला स्तर के नेताओं के साथ मिलकर इस रसोई का संचालन कर रहे हैं। जन रसोई के माध्यम से वसुंधरा समर्थक अपनी ताकत का एहसास करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 5 लाख रुपए जीतने का सुनहरा मौका, 25 जून से पहले करना होगा यह काम। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार 5 लाख रुपए जीतने का सुनहरा मौका दे रही है। इस धनराशि को जीतने के लिए आपको एक चैलेंज पूरा करना होगा। सरकार इसके लिए इनाम के रूप में बड़ी धनराशि भी देगी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन और संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG के सपोर्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इन्वेंट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अगनली के साथ ग्रेट वाटर सेविंग चैलेंज शुरू किया है। डिजिटल इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के मुताबिक इस प्रतियोगिता में इंडियन टॉयलेट के लिए एक इनोवेटिव वाटर सेविंग फ्लश सिस्टम तैयार करना है। इसका उद्देश्य शौचालय की साफ सफाई और हाइजीन के साथ साथ पानी को बचाना है। इनोवेटिव वाटर सेविंग फ्लश सिस्टम से सफाई के साथ पानी के इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, क्योंकि पानी की बचत इस समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के नेता की मांग, 18 की उम्र में नहीं कराई बच्चों की शादी तो मां बाप पर लगे जुर्माना। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल पार्टी के नेता शहीद अब्दुल रशीद ने हाल ही एक प्रस्ताव पेश किया है जो 18 साल की उम्र के लोगों के लिए शादी को अनिवार्य कर देगा। साथ ही इसका पालन नहीं करने वाले माता पिता पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके पीछे तर्क है कि इससे बलात्कार जैसी दूसरी अनैतिक घटनाओं पर रोक लगेगी। सिंध अनिवार्य विवाह अधिनियम 2021 नाम के इस प्रस्ताव में ऐसे माता पिता पर कार्यवाही की बात की गई है जिनके बच्चे 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और फिर भी अविवाहित हो। विधेयक के मुताबिक अभिभावकों को इस देर के पीछे का उचित कारण जिले के डिप्टी कमिश्नर को बताना होगा। ऐसे में कर अधिकारी को वजह सही नहीं लगी तो उन पर कार्रवाई करते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यांमार में आर्थिक मोर्चे पर भी हालात हुए अराजक, नकदी की कमी, महंगाई आसमान पर। जी हां दोस्तों, म्यांमार में तख्तापलट और सैन्य शासन के बाद आर्थिक स्थितियां अराजक हो गई हैं। नकदी की कमी होने के साथ ही महंगाई आसमान छूने लगी है। बैंकों से धन निकालने की होड़ लग गई है और यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। 4 माह पहले सैन्य शासन स्थापित होने और आंग सान सूकी की सरकार का तख्तापलट होने के बाद काफी खून खराबा हुआ है। 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 4000 से ज्यादा लोकतंत्र समर्थक गिरफ्तार हुए हैं। अब आर्थिक मोर्चे पर भी देश की स्थितियां तेजी से बिगड़ने लगी है। जनता में घबराहट के कारण वे बैंकों में जमा धन को तेजी से निकाल रहे हैं। यही कारण है कि बैंकों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं दक्षिण पश्चिम और दक्षिणी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम हिमालय, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, विदर्भ और कोंकण और गोवा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज बाजार में तेल कंपनियों ने दोनों ईंधनों की कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती नहीं की है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं होने से आज तेल के दाम स्थिर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 93.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर पर मिल रहा है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जून महीने में इन तारीखों पर बंद रहेंगे बैंक जाने से पहले चेक करें लिस्ट। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के समय में हमें ऑनलाइन माध्यम से ही अपने बैंकिंग कार्य निपटाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ग्राहकों को चेक क्लियरिंग व लोन से जुड़ी सेवाएं सहित कई कार्यों के लिए बैंक शाखा जाना पड़ता है। ऐसे में आपको बैंक की छुट्टियों के बारे में पता होना जरूरी है, जिससे असावधानी से बचा जा सके। जून महीने में अपेक्षाकृत कम छुट्टियां रहने वाली हैं, जिससे आप आसानी से अपने बैंकिंग कार्य निपटा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जून महीने में 9 छुट्टियां रहेंगी, जिनमें से 4 रविवार और 2 शनिवार हैं। इसके अलावा दोस्तों 15, 25 और 30 जून को भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र ने निजी समाचार चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, केंद्र ने रविवार को सभी निजी समाचार चैनलों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं और उनसे कहा है कि वे राष्ट्रीय स्तर के 4 हेल्पलाइन नंबरों को अपने स्क्रीन पर दिखाकर कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने में सरकार की मदद करें। सरकार ने कहा है कि वे कोरोना महामारी से संबंधित 3 बातों पर लोगों को जागरूक करना चाहती है: कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, कोविड के लिए उचित व्यवहार और टीकाकरण। केंद्र ने दिशा निर्देश में कहा है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने विभिन्न माध्यमों और प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया व अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया है। नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबरों को भी सरकार द्वारा न सिर्फ शुरू किया गया, बल्कि उनके जरिए भी महामारी के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ का जुर्माना, बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर आरबीआई की बड़ी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को इसका आदेश जारी किया। केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी बैंक के कार ऑटो लोन पोर्टफोलियो में कई अनियमितताएं पाई। इस संबंध में एक विसिल ब्लोअर ने आरबीआई में शिकायत की थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने मामले में एचडीएफसी बैंक के अपने ग्राहकों को एक थर्ड पार्टी नॉन फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बिक्री और मार्केटिंग करने के दस्तावेजों की जांच की और इसे बैंकिंग नियमों का उल्लंघन पाया। रिजर्व बैंक ने अपनी जांच में इस मामले को बैंकिंग विनिमय कानून 1949 की धारा 8 और धारा 6(2) का उल्लंघन पाया। इसे लेकर उसने एचडीएफसी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया और पूछा कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए। इस मामले में आरबीआई एचडीएफसी बैंक के नोटिस पर जवाब और सुनवाई के दौरान मौखिक बयान पर विचार किया। उसने बैंक की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और दस्तावेजों पर भी गौर किया, लेकिन संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। उड़ीसा के स्कूल और कॉलेज के कोर्स का हिस्सा होगा आपदा महामारी प्रबंधन। जी हां दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने शनिवार को हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मंत्रिमंडल ने कहा कि उसे लगा कि राज्य में हर किसी को बार बार आने वाले चक्रवातों और महामारी जैसी आपदाओं से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।